हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। तो कल हमने नीति निर्देशक तत्व जो संविधान में लिखित है उसके बारे में अध्ययन किया, लेकिन भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व लिखने के बाद उसकी क्रियान्विति किस तरह से हुई उसके कुछ उदाहरणों के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है भूमि सुधार। संविधान की 9वीं अनुसूची में 1951 में ये सुधार किया गया कि भूमि पर जोतने वाले व्यक्ति का अधिकार होगा। ये नीति निर्देशक तत्वों के कारण ही संभव हुआ, क्योंकि उससे पूर्व किसान की लंबे समय तक उसके श्रम का शोषण हुआ था, उसे बेगारी करवाई गई थी और वह जागीरदारी और जमींदारी प्रथा के बीच में फंस कर रह गया था। उन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए भूमि सुधार कानून आया। पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन की बात नीति निर्देशक तत्वों में की गई थी। इसी की क्रियान्विति में सर्वप्रथम राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था वो शुरू की गई थी। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था शुरू कर दी गई थी और शासन की प्रथम इकाई गांव की पंचायत को मान लिया गया था, फिर भी इसे संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी व्यवस्था को वो सुदृढ़ बनाया गया। इस तरह से जो गांधी जी के सपनों का भारत था, नीति निर्देशक तत्वों की जैसी मंशा थी कि हमारे शासन की अंतिम इकाई वो स्थानीय स्वशासन होना आवश्यक है, और ये नीति निर्देशक तत्वों की व्यवहारिक क्रियान्विति थी। पंचवर्षीय योजनाएं। नीति निर्देशक तत्वों में ये लिखा गया था कि भारत का विकास सोवियत रूस के मॉडल के आधार पर 5-5 वर्ष की योजना बनाकर किया जाए। इसी की क्रियान्विति में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया और 5-5 वर्ष की इस तरह की पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर प्राथमिकता तय की गई कि इस क्षेत्र इस पंचायती राज व्यवस्था का ये उद्देश्य रहेगा और यहाँ विकास होगा, और जो आज वर्तमान में नीति आयोग के रूप में कार्य किया जा रहा है। और इन पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा ही भारत को विकासशील देश का स्वरूप प्रदान किया गया। कमजोर वर्गों का कल्याण। नीति निर्देशक तत्वों में ये उल्लेख किया गया है कि राज्य वो अपने स्थानीय कमजोर वर्ग के प्रति अपनी नीतियां बनाएगा, उनके कल्याण के लिए कार्य करेगा। तो समय समय पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को जो आरक्षण प्रदान किया गया था, ये इसी क्रियान्विति का परिणाम था। सामाजिक सुरक्षा। व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते उसको संपूर्ण अधिकार मिले और वो एक गरिमामय जीवन जी सके, इसके लिए जो व्यक्ति समाज में कमजोर थे, पिछड़े थे, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई। जैसे इसके लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गई, जीवन बीमा योजना लागू की गई। इसके अलावा मनरेगा 2005 से सभी व्यक्तियों को सुरक्षित रोजगार और गारंटीकृत रोजगार की योजना दी गई, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था की गई। इस तरह से नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा राज्यों के द्वारा ऐसी योजनाएं बनाई गई। बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। बड़े बड़े उद्योग वो अगर पूंजीपतियों के हाथ में रहता है तो उनका जो लाभांश वो एक व्यक्ति के पास जाता है, लेकिन उस व्यक्ति से हटाकर समूह के पास जाने के लिए बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जैसे बीमा विभाग का, परिवहन, कोयला, खान और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके हमारी जो अर्थव्यवस्था उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप दिया गया और समाज कल्याण की भावना उसको सर्वोपरि स्थान दिया। न्यायिक व्यवस्था में सुधार। हालांकि व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने पर या उसके साथ किसी तरह का अन्याय होने पर प्रत्येक नागरिक वो न्यायालय की शरण ले सकता है, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत जटिल और खर्चीली थी। इसी व्यवस्था को सुधार करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति में ये व्यवस्था की गई। लोक अदालतों का गठन किया गया और त्वरित न्यायालयों का गठन किया गया और व्यक्ति को
जो शीघ्र न्याय प्रणाली है वो उपलब्ध कराई गई। अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, मूल अधिकारों में यह अधिकार शामिल नहीं था। नीति निर्देशक तत्वों में हमने अभी अध्ययन किया था, हमने बात की थी, प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अधिकार होना अनिवार्य है। इसी क्रियान्विति को कार्य रूप में परिणत करने के लिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा अप्रैल 2010 से RTE यानी राइट टू एजुकेशन लागू किया गया और अब प्रत्येक बच्चे के लिए 6 से 14 वर्ष के बालक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है वो राज्य सरकार द्वारा दी गई और इसके लिए अनुच्छेद 21 में 21 का जोड़ा गया। अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में होने के कारण बहुत सारी असमानताएं, विषमताएं उत्पन्न हो रही थी। तो उसी को सुधार करने के लिए 76वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार का रूप प्रदान करके उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया। ये भी एक निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति थी। समान कार्य हेतु समान वेतन, यानी महिला पुरुष या किसी भी व्यक्ति के साथ अगर उन्होंने समान कार्य किया है तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि किसी भी आधार पर वेतन संबंधी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समान कार्य हेतु समान वेतन दिया गया। इस तरह से हमने देखा ये नीति निर्देशक तत्वों की महत्वपूर्ण क्रियान्वितियां थी। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों में हम जब तुलना करते हैं तो देखते हैं कि मूल अधिकार व्यक्ति के लिए है और नीति निर्देशक तत्व है वो राज्यों के लिए आचार संहिता है। एक प्रश्न आता है कि दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर स्पष्ट करने के लिए हमने कुछ बिंदु लिए हैं। वाद योग्य, यानी अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है, लेकिन राज्य द्वारा नीति निर्देशक तत्वों की पालना न करने पर किसी भी न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। मूल अधिकार है उनको कानूनी दर्जा प्रदान किया गया है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए मात्र नैतिक बंधन है। मूल अधिकार व्यक्ति के लिए है और नीति निर्देशक तत्व है वो राज्यों के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जैसे वयस्क मताधिकार है, निर्वाचित होने का अधिकार है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक है। इस तरह हमने देखा कि हमने भाग 3 में मूल अधिकारों का अध्ययन किया, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन किया। तो प्रश्न आ सकता है कि ये एक दूसरे के विरुद्ध है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए है, एक राज्य के लिए है। एक कुछ करने का अधिकार देता है, दूसरा कुछ करने से रोकने के लिए भी है। तो लेकिन जब हम इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक है। और न्यायालय द्वारा भी जब राज्य के कानूनों की व्याख्या की जाती है तो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में की जाती है कि उन्होंने नीति निर्माण के समय इन बातों का ध्यान रखा या नहीं। धन्यवाद। घर में रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।